हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट क्लास। जो लेक्चर हम पीछे की क्लास में कवर करके आ गए थे, अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। हमने पीछे की क्लास में हमारे रिलेशन फाइंड आउट किए थे एफसीसी, बीसीसी और एफसीसी के। इस क्लास में हम उससे बनने वाली क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स और आती है, उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाता है, मतलब कि सॉल्व किया जाता है, हम उन पर आते हैं। एक बार मैं आपको रिकैप कराता हूं पीछे का कि जो हम रिलेशंस पढ़ के आए थे वो रिलेशंस हमारे लिए क्या थे, और उन रिलेशंस के बेस पर इन टर्म ऑफ आर के अंदर हम एक एक एज लेंथ, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, क्लियर है, और ए और क्यू और आर के बीच में ये जो रिलेशन जनरेट होता है, ये रिलेशन किस तरीके से जनरेट होता है, हम इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो मैं आपको ये कहूं कि सबसे पहला मैं लेता हूं टाइप ऑफ यूनिट सेल। देखिएगा क्या ले रहा हूं, टाइप ऑफ यूनिट सेल। क्लियर, टाइप ऑफ यूनिट सेल। और टाइप ऑफ यूनिट सेल से इस तरीके से मैं आपसे आगे इस टेबल में डिस्कस करता हूं एज। एज के बाद में मैं आपसे डिस्कस करूंगा फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल और रिलेशन। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं एफडी। एफडी मीन्स फेस डायगोनल। फिर मैं बात करूंगा यहां पर आपसे बॉडी डायगोनल, और फिर मैं आपसे यहां पर डिस्कस करूंगा रिलेशन इन बिटवीन ए, रिलेशन बिटवीन ए, आर एंड डी। ये लीजिए। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो पहला मैं यहां पर ले लेता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने लिया है वो लिया है एससीसी। और एससीसी के अंदर यू नो वेरी वेल कि एज लेंथ ए होती है, फेस डायगोनल √2a होता है, बॉडी डायगोनल √3a होता है, और रिलेशन a इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू d। क्या ये रिलेशन डेवलप होता है? तो देखिए, क्या मैं अब यहां पर आपको ये कह सकता हूं, क्या एज लेंथ इन टर्म ऑफ r, क्या ये 2r के इक्वल होगा? क्या फेस डायगोनल इन टर्म ऑफ r अगर मैं आपसे डिस्कस करूं इन एफसीसी के अंदर, तो a इज इक्वल टू 2r, तो क्या मैं यहां पर 2√2r एक्सप्लेन कर सकता हूं इन टर्म ऑफ r फेस डायगोनल? और इसी तरीके से अगर मैं बॉडी डायगोनल पर आपसे डिस्कस करता हूं कि बॉडी डायगोनल इन टर्म ऑफ r, तो क्या मैं इसको 2√3r लिख सकता हूं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एससीसी के लिए ये आपको सारी टर्म समझ में आ गई, क्लियर है कि हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये लीजिए, डन। मैं अब सेकंड केस, जो दूसरा केस है वो लेता हूं मैं आपके लिए यहां पर, कौन सा? एफसीसी। ये लीजिए, सेम एफसीसी में एज लेंथ ए होती है, फेस डायगोनल अंडरस्टूड है कि √2a होगा, बॉडी डायगोनल √3a होगा, लेकिन जो रिलेशन होता है वो √2a इज इक्वल टू 4r वेल इक्वल टू 2d। क्या ये रिलेशन एक एफसीसी क्रिस्टल के लिए होगा? तो क्या मैं अब इन टर्म ऑफ अगर मैं आपसे बात करूं कि इन टर्म ऑफ r, तो √2a इज इक्वल टू 4r है, तो क्या मैं यहां पर a की वैल्यू 2√2r लिख सकता हूं क्या? देखिए, इन टर्म ऑफ r एज लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई? 2√2r इन एफसीसी क्रिस्टल। अगर मैं बॉडी फेस डायगोनल की बात करता हूं आपसे इन टर्म ऑफ r, तो देखिए √2a इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 4r। अगर मैं आपसे √3a की वैल्यू की बात करता हूं इन टर्म ऑफ r, क्लियर है, बॉडी डायगोनल इन टर्म ऑफ r, तो बेटा वो वैल्यू कितनी आती है?
2√6r। ये लीजिए, क्या ये मेरी बात पहले आपको अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हम जो चीज कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक पूरा टेबल तैयार हो रही है जो हम पिछली क्लास में फाइंड आउट करके आ गए थे। क्लियर है। तीसरा केस मैं यहां पर लेता हूं बीसीसी। ये लीजिए, नो डाउट एज लेंथ ए ही होगी, बॉडी डायगोनल √2a होगा, ठीक है ना, फेस डायगोनल √2a होगा और बॉडी डायगोनल √3a होगा। लेकिन रिलेशन √3a इज इक्वल टू 4r वेल इक्वल टू 2d। क्या ये रिलेशन हम फाइंड आउट करके आए थे? अब इस रिलेशन की हेल्प से एज लेंथ इन टर्म ऑफ आर क्या होगी, √2a इन टर्म ऑफ आर क्या होगा, दैट मीन्स फेस डायगोनल इन टर्म ऑफ आर क्या होगा, बॉडी डायगोनल इन टर्म ऑफ आर क्या होगा। आइए, तो सबसे पहले मैंने कहा कि √3a इज इक्वल टू 4r, तो क्या मैं यहां पर एज लेंथ जो टर्म है उस टर्म के अंदर क्या मैं लिख सकता हूं 4r बाई √3। डन। आ रही है बात समझ में? क्या मैं यहां पर 4√2/3r एक्सप्लेन कर सकता हूं? डन। और √3a की वैल्यू नो डाउट यहां पर 4r ही है। क्या ये मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है? क्या मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं? लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं और एक चीज और आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। डन। देखिए, अगला जो 4th पॉइंट है हम लोगों ने डिस्कस किया था ईसीसी। ईसीसी मैंने आपको एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी बताया था और एज सेंटर्ड यूनिट सेल भी बताया था। यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं एज सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एज सेंटर्ड यूनिट सेल में नो डाउट कि एज ए ही होती है, फेस डायगोनल √2a होगा, ये √3a होगा। और आप याद कीजिए कि यहां आपने रिलेशन a इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू d एक रिलेशन फाइंड आउट किया था। क्लियर है? ar इज इक्वल टू 4r और ये 2d रिलेशन फाइंड आउट किया था। तो नो डाउट यहां पर a की वैल्यू 4r होगी। दिस इज एज सेंटर्ड यूनिट सेल, ना कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। शब्दों को समझना, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अगर मैं यहां पर आपसे √2a की वैल्यू को कैलकुलेट करवाता हूं इन फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल की टर्म में क्या मैं लिख सकता हूं 4√2r। क्लियर है? और इसी तरीके से a की वैल्यू डालूंगा तो 4√3r। क्या ये आपको एक r की टर्म में पूरी चीज क्लियर हुई? बोलिए भाई, यस या नो। क्या ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ? जो चीज हम पहले 2 क्लासों में पढ़ के आए हैं, जितना भी हमने रिलेशन निकाला था एससीसी, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी, क्लियर है? तो हमने सभी के रिलेशन को मेंटेन किया। यहां पर दोबारा से इन रिलेशन को हमने एक सीरियल वे के अंदर लिखा और हमने एज लेंथ इन टर्म ऑफ आर, फेस डायगोनल इन टर्म ऑफ आर, बॉडी डायगोनल इन टर्म ऑफ आर में सबको अरेंज किया। क्लियर है? यहां से अब हमारी न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत अच्छे से हो जाती है। तो आप लोगों को सिर्फ ये रिलेशन लर्न करना है और ये रिलेशन अच्छे से सीखना है पिछले वीडियो लेक्चर देख करके कि मैंने किस तरीके से ये रिलेशन मैंने फाइंड आउट किए हैं। क्लियर है? आइए, अब इन रिलेशन को आप देखिए, इसके ऊपर जर्नल क्या क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहले आप एज लेंथ देखिए, उसके बाद आप फेस डायगोनल देखिए और आप बॉडी डायगोनल देखिए। यहां से अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने और आपसे पूछा जाए एज लेंथ ऑर्डर इन टर्म ऑफ आर, एज लेंथ ऑर्डर इन टर्म ऑफ आर। क्लियर है? मैं फिर कह रहा हूं, एज लेंथ ऑर्डर इन टर्म ऑफ आर, आर की टर्म में एज लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। आइए पहले मैं आपके लिए क्वेश्चंस बना देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर, क्लियर है? ये लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए बना रहा हूं। मैंने कहा ये लीजिए, मैं यहां पर ये नोट डाल देता हूं और नोट में आप इस चीज को बिल्कुल अच्छे से नोट कीजिएगा। मैंने ये कहा कि
एज लेंथ ठीक है ना, एज लेंथ ऑर्डर, या मैं ऐसा कह दूं, जर्नल भाषा में मैं ऐसा कह दूं, एज लेंथ ऑर्डर इन टर्म ऑफ आर, ऑर्डर इन टर्म ऑफ आर, और इसका आपको मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ये लीजिए, क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है? लीजिए मैं वापस पीछे आता हूं। अब देखिए एज लेंथ, तो आप मुझे बताइए इसमें सबसे ज्यादा एज लेंथ आपको किसकी नजर आ रही है? क्लियर है? आप मुझे सिर्फ 3 सेक्शन में बताएंगे, 1, 2 और 3। इस 4 को चेक नहीं करेंगे। एससीसी, एफसीसी और बीसीसी, एससीसी, एफसीसी और बीसीसी में सबसे ज्यादा एज लेंथ का ऑर्डर किसका आपको देखने को मिल रहा है? तो क्या मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा एज लेंथ का ऑर्डर एफसीसी में होगा, उसके बाद बीसीसी में होगा और उसके बाद एससीसी में होगा। क्लियर है? देखिए, अगर आप अच्छी तरीके से इस चीज को देख रहे हैं तो समझिए। ये देखिए, ए की वैल्यू 2r, ए की वैल्यू 2√2r और ए की वैल्यू 4/√3r। तो सबसे ज्यादा एज लेंथ इन टर्म ऑफ आर कहां है? एफसीसी में। एफसीसी के बाद कहां है? बीसीसी में। एंड देन लास्ट किस में है बेटा? एससीसी में। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा क्वेश्चन बना लेता हूं, मैं आपसे पूछता हूं फेस डायगोनल ऑर्डर इन टर्म ऑफ आर, और इसका भी आप मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर एक्सप्लेन करोगे। तो बताइए, ये लीजिए मैं फिर आ गया। फेस डायगोनल का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा इन टर्म ऑफ आर? तो देखिए, ये 4r, आगे बढ़ते हैं, फिर 2√2r और ये 4/2√3r। तो सबसे ज्यादा अभी भी वैल्यू आपको किसकी नजर आ रही है? एफसीसी की, उसके बाद बीसीसी की एंड देन एससीसी की। क्लियर है? इसी तरीके से मैं एक और तीसरा क्वेश्चन और आपके लिए जनरेट कर देता हूं। क्लियर है? बॉडी डायगोनल ऑर्डर इन टर्म ऑफ आर, यहां पर इसका भी मैं क्या लिख रहा हूं? डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं। डन बेटा? तो देखिए और समझिए, ये बॉडी डायगोनल और आर की टर्म में इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो लुक, चेक कीजिए, 2√6r, 4r एंड देन 2√3r। कैलकुलेशन अगर निकाली जाए तो क्या मुझे सभी का सेम ऑर्डर मिल रहा है क्या? एफसीसी, बीसीसी और एससीसी। ये लीजिए, ये किसी भी साल इस तरह के ये 3 क्वेश्चन आपको डेवलप किए जा सकते हैं। बड़ा ध्यान से आप इनको अच्छी तरीके से समझिएगा। बोलिए, पहले ये 2 चीजें जो मैंने आपको कराई हैं वो अच्छे से क्लियर हुई क्या? सिद्धार्थ और उदित बोलिए बेटा, ये क्लियर है अच्छे से? सर, ये जो आपने थर्ड वाली रिलेशन बताई, इसमें बीसीसी की ज्यादा आनी चाहिए ना? देखिए ध्यान से, आप कैलकुलेशन कीजिए। हमने लिखा है 4r, ये √26r, √6 की वैल्यू निकालोगे। आ रही है बात समझ में? जैसे ही आप √6 की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, क्लियर है बेटा, और उसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो आप यही देखोगे कि जो ये वैल्यू आ रही है ये आपके पास में, क्लियर है, जो ये वैल्यू आ रही है ये आपके पास में एफसीसी, बीसीसी और एससीसी के अकॉर्डिंग आएगी। ये मैथमेटिकल वैल्यूज आप पूरी चेक कीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ आर के अंदर हम बात कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? किसमें बात कर रहे हैं? इन टर्म ऑफ आर में। अच्छे से देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। पहले में मैंने कहा 2√3r, फिर मैंने कहा 2√6r, फिर मैंने कहा 4r। क्लियर है? तो आपको तो सिर्फ इन 3 में चेक करना है। सबसे ज्यादा 2√6r इन टर्म ऑफ आर। आफ्टर दैट अगर आप देखते हो तो 4r
और 4r के बाद में क्या आएगा 2√3r। क्लियर है अच्छे से? और एक बार आप चेक कीजिए, आपको बिल्कुल चीज समझ में आएगी कि किस तरीके से हम इन चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल इन टर्म ऑफ आर। क्लियर है? चलिए, अब जो मैं आपको क्लास में लेके आया था, ठीक है, आइए अब मैं एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके का डेवलप कर रहा हूं। क्वेश्चंस को आप देखिएगा, मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं। लुक, मान लीजिए कि मैं इस तरीके से एक क्यूब ले रहा हूं। लुक, ये मेरे पास में क्यूब है और कल मैंने आपको ये समझाया था कि जो NaCl के जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं बेटा, FCC मैनर में सेट होते हैं। तो NaCl का जो क्रिस्टल होता है वो एक्सपेंडेड, आ रही है बात समझ में, FCC लैटिस होता है। तो मैं ये कह रहा हूं, क्वेश्चन को समझना मैंने क्या कहा। क्लियर है? मैं क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा हूं पहले ये देख लीजिए। ये मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिखता हूं और ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे वो बोर्ड का एग्जामिनेशन हो। क्लियर है? हमने डिस्कस ये किया था कि अगर हमारे पास में, लुक मैं फिर कह रहा हूं कि अगर हमारे पास में इस तरीके से ये एक क्यूब है और ये क्यूब FCC मैनर में है। किसमें है बेटा? FCC मैनर में है। तो मैं ये जानता हूं कि जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर के साथ साथ क्या इनके फेस के सेंटर पर भी लाइज करेंगे क्या? अगर ये पॉइंट फेस के सेंटर पर भी लाइज कर रहे हैं, क्लियर है, ये कॉर्नर पर के साथ साथ एक एक पॉइंट क्या इनके फेस के सेंटर पर भी लाइज करेगा? तो बड़ा ध्यान से देखिए, हमने कल इस चीज को बहुत अच्छे से समझा था कि अगर मैं इस पूरे फेस को, कौन से वाले को, इस नीचे वाले फेस को बाहर निकाल के ले आऊं। क्लियर है बेटा? तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या ये एज सेंटर पर आपस में एक दूसरे को इस तरीके से टच करेंगे? अगर मैं इस एज लेंथ को ए लेता हूं तो अगर ये टच कर रहे हैं तो ये ए है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा बेटा? ये वाला। अगर मैं नंबर डाल देता हूं 1 2 3 and 4, so look, this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4। और ये नंबर अगर मैं 5 यहां पुटअप करता हूं, क्लियर है, और ये क्या इन चार के ऊपर इस तरीके से ऊपर रखा हुआ है? डन बेटा? ये इन चार के ऊपर क्या इस तरीके से ये ऊपर रखा हुआ है? ठीक है, अगर ये चार के ऊपर इस तरीके से रखा हुआ है तो ये पॉइंट जैसे ही इनके ऊपर जाएगा तो ये पॉइंट क्या चारों को सरकाना स्टार्ट कर देगा? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या ये इस तरीके से एक दूसरे को आपस में अपने अपोजिट धकेलना स्टार्ट कर देंगे? यस या नो? जैसे धकेलेंगे और ये पॉइंट आएगा तो क्या अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी? लोग बेटा बड़ा ढंग से समझना, क्या सिचुएशन अब कुछ ऐसी हो जाएगी? क्लियर? ये नंबर डाल रहा हूं 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। क्या अब हम जानते हैं कि A इज इक्वल टू एट द टाइम 2R था? क्या इस सिस्टम में A इज इक्वल टू 2R होगा? नहीं, यहां 101% एक गैप क्रिएट हो गया है। क्लियर है? क्या क्रिएट हो गया है? एक गैप क्रिएट हो गया है। किसके कारण? इस एटम के कारण। तो हर एक फेस के ऊपर जो एटम एग्जिस्ट कर रहा है उस एटम के कारण हर जगह एक गैप क्रिएट हो रहा है। क्या उस गैप के अंदर, अब आप देखिए, अगर मैं इसी तरह के क्वेश्चंस को लूं और आपको समझाऊं तो इस चीज को मैं यहां रख रहा हूं, अब आप लोग समझिएगा। क्लियर है? मैंने कहा है FCC। अब क्वेश्चन को समझना, पहली चीज तो ये एज लेंथ कभी भी A नहीं होगी, ये A इज नॉट इक्वल टू 2R। कहने का मतलब है 2R की इक्वल नहीं है। क्लियर है? अब मैं इसी को ही एक NaCl के क्रिस्टल के अंदर ले लेता हूं। तो मैं एग्जांपल लेता हूं और मैं कहता हूं कि जो मेरे पास में NaCl का क्रिस्टल है, कौन सा है? NaCl का जो क्रिस्टल है वो हमेशा FCC टाइप के अंदर ही डेवलप होता है। दैट मीन्स NaCl क्रिस्टल फॉर्म FCC, NaCl क्रिस्टल फॉर्म FCC टाइप ऑफ क्रिस्टल, FCC टाइप ऑफ क्रिस्टल। अगर ये
एफसीसी टाइप का क्रिस्टल डेवलप कर रहा है। तो बड़ा ध्यान से देखिए, इसमें अगर मैं NaCl के क्रिस्टल की बात कर रहा हूं तो यहां पर Na+ और Cl- एक कैटायन है और एक एनायन है। ये देखिए एनायन, और एनायन का साइज क्या होगा? ऑब्वियसली बिग होगा। जबकि जो कैटायन है, ये मेरे पास में कैटायन है, इस कैटायन का जो साइज होगा वो कैसा होगा बेटा? स्मॉल होगा। डन। तो मुझे एक बात बताओ कि कैटायन जो जगह ऑक्यूपाई करेगा इस क्रिस्टल के अंदर, इस NaCl के क्रिस्टल के अंदर, वो कहां जाएगी? क्लियर है? तो बड़ा ध्यान से देखना। अब मैं इस NaCl के क्रिस्टल को अगर आप लोगों के सामने इस तरीके से एक्सप्लेन करूं, डन बेटा? लुक और समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। डन। लुक, मैं ये कहता हूं कि जो मेरे पास में ये कॉर्नर्स हैं, लुक, और फेस के सेंटर है, बड़ा ध्यान से समझना। क्लियर है? फिर हम यहां पर कई चीजों को डेवलप करेंगे, इससे आपको सीधा न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप होगी। क्लियर है? ये कॉर्नर है, क्या कॉर्नर के ऊपर हमेशा Cl- आएगा? रीजन साइज बड़ा है, तो कॉर्नर के ऊपर ये Cl- एटम इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर? और अब मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास में फेस का सेंटर है। डन बेटा? ये फेस के सेंटर है, और फेस के सेंटर पे भी क्या मुझे इस तरीके से ये सभी क्लोराइड आयन देखने को मिलेंगे। तो लुक, मैं यहां पर भी क्लोराइड आयन लिख देता हूं। ये लीजिए, फेस के सेंटर पर सभी क्लोराइड आयन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो फिर ये सोडियम गया किधर? तो लुक बेटा, ये 4 क्लोरीन के एटम थे, इस पर 5वां क्लोरीन का एटम ये रहा। बात समझ में आई क्या? ये जैसे ही आया तो ये पूरा क्रिस्टल एक्सपेंड हो गया क्या? क्लियर है? इसलिए मैं कहता हूं NaCl हैज एक्सपेंडेड FCC लैटिस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या यहां पर NaCl, आ रही है बात समझ में, हैज एक्सपेंडेड क्लियर है बेटा? FCC लैटिस। डन। NaCl क्या होगा? एक एक्सपेंडेड FCC लैटिस होगा। अब अगर ये एक्सपेंडेड लैटिस है तो देखिए, इस केस में ये क्लोराइड और ये क्लोराइड अगर ये था तो एनायन एनायन कांटेक्ट था। क्लियर है? लेकिन जैसे ही क्लोरीन यहां आ गया बीच में, तो क्या अब एनायन एनायन कांटेक्ट, एनायन एनायन मतलब क्लोराइड और क्लोराइड का कांटेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं। तो एक्सपेंडेड क्रिस्टल के अंदर एनायन एनायन कांटेक्ट एब्सेंट होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? हियर एनायन एनायन कांटेक्ट एब्सेंट। डन बेटा? यहां पर एनायन एनायन कांटेक्ट है जो क्या है मेरे पास में? एब्सेंट है। इसलिए अब मैं √2a = 4r वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता हूं। क्लियर है? FCC के लिए √2a = 4r वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता हूं। रीजन समझ में आ गया? बिकॉज ऑफ ये एक्सपेंडेड क्रिस्टल है। अगर ये एक्सपेंडेड क्रिस्टल है और ये अगर इस तरीके से बना रहा है तो फिर मेरे पास में सोडियम क्लोराइड कैसा होगा? लुक, अब मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करता हूं कि देखिए, मेरे पास में ये एटम है किसका? क्लोराइड का। ये एटम किसका है बेटा? क्लोराइड का। अब बड़ा ध्यान से देखिए, ये जो गैप है, ये भी मेरे पास में क्लोराइड, ये भी मेरे पास में क्लोराइड। अब ये जो गैप है, इस गैप में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो इस गैप में क्या बेटा? अब यहां पर, ओहो, यहां पर क्या एक सोडियम का एटम एग्जिस्ट करेगा क्या? ये लीजिए, क्या यहां पर सभी जगह पर सोडियम का एटम एग्जिस्ट करेगा क्या? लुक, तो क्या मैं यहां पर अब एक सोडियम का एटम एक्सप्लेन कर सकता हूं? तो देखिए, हर एज के सेंटर पर अब जो गैप आ रहा है, क्लियर है? इसको पेरीफेरी डिस्टेंस बोलूंगा मैं बाद में।
हर एक एज के सेंटर पर क्या अब एक Na आ गया, मीन्स कैटायन आ गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो NaCl का क्रिस्टल है वो कैसा होता है बेटा, एक FCC लैटिस तो है, लेकिन कैसा, एक एक्सपेंडेड लैटिस है। क्लियर? अब आइए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। डन बेटा, पहले एक बार आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। लुक, इसको आप एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा ताकि जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें तो आपको एक एक चीज समझ में आए। अब मैं क्या कर रहा हूं, लुक, इस पूरे फेस को बाहर निकाल रहा हूं। कौन से वाले को बेटा, बड़ा ध्यान से देखना, इस वाले फेस को पूरा मैं बाहर निकाल रहा हूं और बाहर निकाल करके आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कैसे? लुक, मैंने ये कहा कि जो अब मेरे पास में इस तरीके से, क्लियर है बेटा, बड़ा ध्यान से देखिएगा कि इस तरीके से मेरे पास में, लुक, ये है फेस। क्लियर है? तो बड़ा ध्यान से अब आप इस चीज को समझना कि ये मेरे पास में एक क्लोराइड आयन, ये भी मेरे पास में एक क्लोराइड आयन। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है? डन। ये लीजिए, मैं यहां पर भी एक क्लोराइड आयन ले लेता हूं और यहां पर भी एक क्लोराइड आयन ले लेता हूं। डन है बेटा? क्लियर? जैसा कि मैंने आपको इस स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया है। बात समझ में आ गई? तो बड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस चीज को इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, डन, और मैं ये कह रहा हूं कि एनायन एनायन कॉन्टैक्ट एब्सेंट है। क्या है बेटा? एनायन एनायन कॉन्टैक्ट एब्सेंट है। तो एक काम कीजिए, आप इस चीज को ना लेते हुए इधर ही देखिए और एक बार समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। लुक, मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, देखिए मैंने क्या कहा। अगर मैंने इसको लिया, डन बेटा, तो लुक, इसी चीज को आप समझना, इसी चीज को मैं बाहर लेके आ रहा हूं, सिर्फ इस एज को, क्योंकि मैंने ये कहा था कि ये जो चीज है मेरे पास में वो A इज नॉट इक्वल टू 2A है। यही कहा है हमने कि A इज नॉट इक्वल टू 2R। तो अगर मैं इसको यहां पर इस तरीके से अरेंज करूं, लुक, देखिएगा, क्या मेरे पास में इस तरीके से ये एक एटम सोडियम का एग्जिस्ट कर रहा है। डन बेटा? और मेरे पास में अब क्या ये एटम जो हैं कुल मिलाकर के ये इस तरीके से, ये लीजिए और इस तरीके से ये लीजिए। देखिए ये एटम क्या इस तरीके से, लुक, तो ये मेरे पास क्लोराइड का एटम, ये मेरे पास में क्लोराइड का एटम है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब देखिए, क्या ये मेरे पास में सोडियम का एटम है। डन बेटा? अब देखिएगा, अगर ये रेडियस मेरे पास में R माइनस है तो ये रेडियस भी R माइनस, लेकिन ये R प्लस और ये भी तो R प्लस होगी अगर ये सेंटर है, और ये पूरी अगर A है। क्लियर है बेटा? अगर पूरी एज लेंथ A है, क्लियर है? और क्या मैं इसी को ही अगर आप लोगों को D से एक्सप्लेन कर दूं तो क्या मेरे पास में NaCl के क्रिस्टल के अंदर, लोग बेटा, ये पूरी की पूरी लेंथ A थी क्या, जिसको मैं A मानता हुआ आ रहा था। अब A मेरे पास में इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया, तो अगर अब मेरे पास में A इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, 2R माइनस 2R प्लस विल इक्वल टू A। पहले ये बोलो, ये चीज यहां तक समझ में आई क्या? क्लियर है बेटा? बोलिए, यहां तक ये चीज क्लियर है? सर हाँ, तो क्या मैं, सर एक बार पीछे वाला बता दो ना, मैंने आपको बोल रहा हूँ। देखिए ये वाली चीज आप लोग अच्छे से देखिए। अब मेरे पास में एज लेंथ A थी और मैंने ये कहा कि एक्सपेंडेड लैटिस है, तो क्या सोडियम का एटम बीच में आ गया इन दोनों क्लोराइड्स के, और मैंने यही तो कहा है कि हियर एनायन एनायन कांटेक्ट एब्सेंट। अब यहाँ पर एनायन एनायन आपस में कांटेक्ट में नहीं है। क्लियर है? और जब एनायन एनायन कांटेक्ट में नहीं है तो बीच में गैप आ गया, उस गैप में एक छोटा कैटायन चला गया, ये देखिए ये सोडियम का। तो कुल मिला के अब मेरे पास में ये एज लेंथ कितनी हुई, ये एज लेंथ जो होगी A वो किसके बराबर होगी, तो लुक, मेरे पास में अब ये एज लेंथ 2R माइनस 2R प्लस के इक्वल होगी, या मैं
इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं 2RCl माइनस प्लस 2RNA प्लस विल इक्वल टू A। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास में RCl माइनस प्लस RNA प्लस और क्या मेरे पास में ये A/2 आ जाएगा क्या। अब बड़ा आप ध्यान से देखिए, ये पूरी की पूरी लेंथ लीजिए, ये पूरी की पूरी लेंथ मेरे पास में, ये पूरी की पूरी जो लेंथ थी मेरे पास में, ध्यान से देखिएगा ये क्या थी, ये क्या थी। देन बेटा बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये पूरी लेंथ मेरे पास में A थी, तो यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो A/2 ही तो होगी, और यहां की भी जो डिस्टेंस होगी वो A/2 ही तो होगी। तो क्या मैं इस पूरी चीज को अब ऐसे दिखा सकता हूं कि R प्लस और R माइनस की वैल्यू A/2। तो देखिए RCl माइनस और RNA की डिस्टेंस क्या आ रही है, A/2 आ रही है। क्लियर है बेटा, कितनी आ रही है, A/2 आ रही है। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन। तो वो आपसे पूछेगा कि NaCl के क्रिस्टल के अंदर, आ रही बात समझे, एज लेंथ क्या होगी। तो एज लेंथ हम कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे। अब क्या मैं यहां से यहां तक इसको D बोल सकता हूं और यहां से यहां तक इसको D बोल सकता हूं क्या। क्लियर है। तो देखिए FCC क्रिस्टल के अंदर आप निकाल के रखे आए थे कि 4R विल इक्वल टू 2D होता है। जो रिलेशन आपने निकाला था √2A इज इक्वल टू 4R इज इक्वल टू 2D होता है। क्लियर है क्या। तो देखिए अब मेरे पास में जो D की वैल्यू है, क्या मैं ये D बोल सकता हूं, लुक। तो D मेरे पास में क्या R प्लस और R माइनस के इक्वल हो गया, और A बराबर कितना होता है बेटा, 2D होता है। आप पढ़ के आए हो कि A बराबर कितना होता है, 2D होता है। क्लियर है। तो देखिए D इज इक्वल टू, क्या मैं अब यहां पर A/2 लिख सकता हूं क्या। डन, आ रही है बात समझ में। तो इतना अब आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर गौर कीजिएगा कि NaCl के क्रिस्टल के लिए एज लेंथ ये होगी। बोलो यहां तक बात समझ में आई क्या, बहुत अच्छे से क्लियर है क्या, या इसमें भी अभी कोई डाउट है, बोलो बेटा। नो सर। इसी तरीके से मैं आपको अगर एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन करूं, पहली चीज ये क्लियर हुई सभी को। यस सर। नेक्स्ट अगर मैं ऐसा का ऐसा एक और क्वेश्चन आपके लिए एक्सप्लेन करूं इसी बेस के ऊपर, तो लुक समझने की कोशिश करना। सिद्धार्थ और उदित समझ में आ रहा है। यस सर। अब मैं एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर रहा हूं। लुक ये समझिए कि मैंने एक इस तरीके से क्यूब लिया है। डन, आ रही है बात समझ में, क्लियर है। और मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ये BCC मैनर में है। क्या कहा मैंने, BCC मैनर में है। पहले बताओ पीछे वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ अच्छे से, कोई डाउट उसमें। नो सर। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर ये मेरे पास में BCC मैनर में है, क्लियर है, तो मैं ये कहता हूं कि ये मेरे पास में सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। किसका, याद रखना सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल हमेशा BCC मैनर में एग्जिस्ट करता है। अब BCC मैनर में होगा क्या बेटा, लुक कॉर्नर्स पर एटम एग्जिस्ट करेंगे, उसके साथ साथ एक बॉडी के सेंटर में भी एटम एग्जिस्ट करेगा। हम पढ़ के आए, इन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल एटम लाइज एट कॉर्नर एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर। क्लियर है। तो ये मेरे पास में बॉडी के सेंटर में भी एक एटम लाइज कर रहा है। तो लुक अब समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने ये कहा कि जो मेरे पास में ये जो सीजियम क्लोराइड है, ये सीजियम क्लोराइड लुक ये सीजियम प्लस में और ये Cl माइनस में एक आयोनिक क्रिस्टल का एग्जांपल है। तो क्या मेरे पास में ये Cl माइनस, ये Cl माइनस, ये भी Cl माइनस, ये भी Cl माइनस, ये भी Cl माइनस। लुक कॉर्नर पर जितने भी एटम एग्जिस्ट करेंगे वो क्लोराइड होंगे, और जो सेंटर पर एटम एग्जिस्ट कर रहा है वो एटम
क्या मेरे पास में सीजियम होगा क्या? तो एक सीजियम को 8 क्लोराइड एटम ने सराउंड किया हुआ है क्या? डन बेटा, बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर मैं यहां से ये लीजिए और समझिए मैंने क्या किया। ये लीजिए, एक बॉडी डायगोनल को लिया। डन बेटा, तो देखिए बॉडी डायगोनल पर क्या ये तीनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? क्लियर है? तो बड़ा ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा। ये बॉडी डायगोनल पर क्या तीनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? कैसे? देखिए मैंने क्या कहा, ये तीनों एटम बॉडी डायगोनल पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? ये एक पहला एटम, ये लीजिए, ये दूसरा और ये तीसरा। डन बेटा, क्या ये इस तरीके से बॉडी डायगोनल पर 3 एटम टच कर रहे हैं क्या? तो ये मेरे पास है क्लोराइड, ये भी मेरे पास में क्लोराइड, बट ये मेरे पास में कैसा है? सीजियम। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? बोलो अच्छे से। यस सर। क्लियर? ये Yes, यहाँ sir. तक चीज समझ में आ रही है? हाँ सर, आ गया। चलिए, तो आप समझिए कि अगर मेरे पास में ये कैटायन है तो अंडरस्टूड है ये R प्लस होगा और ये डिस्टेंस, ये रेडियस भी R होगी, ये R माइनस और ये यहां पर ये R माइनस होगी। क्लियर है बेटा? और मैं जानता हूं कि बॉडी डायगोनल की वैल्यू √3a होती है। क्लियर है क्या बेटा? बात समझ में आ गई? तो क्या मैं यहां पर ये चीज कह सकता हूं क्या? √3a विल इक्वल टू, क्लियर है? देखिए एक R, अब ये मेरे पास में होना चाहिए था ये A। डन बेटा, समझना। लेकिन सेम ये Cl इन 4 के ऊपर है, ये सीजियम इन 4 क्लोराइड के ऊपर है, तो क्या ये बीच में आकर के इसको एक्सपेंड कर देगा और ये इसी तरीके से एक पर टच हो जाएंगे? तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये R माइनस का मतलब क्या होगा? RCl माइनस, और R प्लस का मतलब मेरे पास में क्या है? R सीजियम प्लस। डन बेटा, तो देखिए ये अब A जो इक्वल है, ये बॉडी डायगोनल पर जो A मेरे पास में इक्वल है, उस चीज को आप समझिएगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या? 2R Cl माइनस प्लस 2R, ये लीजिए सीजियम प्लस। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या? √3a इज इक्वल टू 2RCl माइनस प्लस RCS प्लस। डन बेटा, बोलिए। क्लियर है? तो लुक, अब मैं R लीजिए, रेडियस ऑफ सीजियम प्लस प्लस RCl माइनस को ऐसा लिख सकता हूं क्या? √3a/2। बोलिए, यहां तक मेरी बात समझ में आई क्या? तो कुल मिलाकर के अब मुझे अगर सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल की एज लेंथ निकालनी हो तो क्या बेटा ये ए अब मेरे पास में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है क्या? क्या मैं लिख सकता हूं 2/√3R सीजियम प्लस प्लस RCl माइनस? बोलिए बेटा, क्या एक ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ क्या? मैं दोबारा से इसको इस जगह पर एक्सप्लेन कर देता हूं। लुक, एज लेंथ ऑफ ए सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल जो होगी, क्या वो मेरे पास में 2/√3R सीजियम प्लस प्लस RCl माइनस के इक्वल आएगी क्या? ये लीजिए, एक सीजियम क्लोराइड के लिए एज लेंथ का फॉर्मूला। बोलो बेटा, क्लियर है? इसी तरीके से मैंने आपको पीछे ये एक Na क्रिस्टल के लिए एज लेंथ का फॉर्मूला ड्राइव करना सिखाया। क्लियर है? तो अगर मैं यहां पर ये एज लेंथ ले रहा हूं तो देखिए A इज इक्वल टू 2RCl प्लस और RCl माइनस। क्लियर है क्या? ये एज लेंथ आ गई और ये किसके इक्वल होगी? A/2 के। तो मैंने यही चीज एक्सप्लेन की। अब बड़ा ध्यान से आप इधर देखो, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो लुक बेटा, समझना, कंसेप्ट यहीं छुपे होते हैं सारे के सारे। इसलिए कहता हूं सॉलिड बड़ा आसान है,
सॉलिड को समझना बड़ा आसान है। लुक, अगर मैंने इस बॉडी सेंटर के दो पार्ट कर दिए तो आपके पास में वैल्यू कितनी है? √3 है। किसकी? पूरे बॉडी डायगोनल की। तो यहां से मैं अगर ये कहूं कि ये जो डिस्टेंस है मेरे पास में, कौन सी डिस्टेंस? ये वाली जो डिस्टेंस है मेरे पास में, ये लीजिए, ये जो डिस्टेंस है मेरे पास में, ये यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही है, क्लियर है? देखिए, ये यहां से और फिर ये यहां से, क्या इस डिस्टेंस की वैल्यू रूट इसी तरीके से यहां से और ये यहां से अगर मैं डिस्टेंस को कैलकुलेट करूं तो क्या बेटा ये √3a/2 के इक्वल है और ये भी ये लीजिए यहां लिख देता हूं √3a/2 के इक्वल है क्या? तो देखिए सीजियम प्लस कैटायन और Cl माइनस की ये डिस्टेंस √3a के इक्वल आ रही है और आप देखिए ये √3a/2 के इक्वल ही तो आ रही है और यहीं से तो मैंने एज लेंथ को कैलकुलेट किया है कि 2/√3 सीजियम प्लस और RCl माइनस होगी। बोलो बेटा, क्लियर है यहां तक अच्छे से? कोई डाउट यहां तक? तो ये बड़े दो फेमस क्वेश्चंस होते हैं क्रिस्टल के, क्लियर है? ये जनरली हर एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे कि NaCl का जो क्रिस्टल होता है वो एक्सपेंडेड लैटिस होता है, एनायन एनायन कांटेक्ट कभी भी नहीं होता और एनायन एनायन कांटेक्ट नहीं है तो जो उसकी एज लेंथ होगी वो एज लेंथ हमेशा क्या होगी? a/2 या फिर 2RCl और 2Na माइनस। इसी तरीके से ये सीजियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होगा उस सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल की एज लेंथ मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? यहां तक आप लोगों को मेरी बात बोलिए बेटा अच्छे से क्लियर हुई? अगर अच्छे से क्लियर है तो अब हम बात करते हैं इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की। आइए अब मैं आगे चलता हूं आपके पास और मैं सबसे पहला ये लेता हूं क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ SCC, BCC, FCC यूनिट सेल। क्लियर है कि मैं वॉल्यूम अब कैसे कैलकुलेट करूंगा? ये लीजिए, नो डाउट आप जानते हैं कि किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है क्यूब का, वो हमेशा ए क्यूब होता है। किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? ए क्यूब होगा, चाहे वो मेरे पास में SCC हो, चाहे वो मेरे पास में BCC हो और चाहे वो मेरे पास में FCC हो। इन सभी के लिए जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब होगा, नो डाउट। और एज क्या है? ए क्या है यहाँ पर? एज लेंथ है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं पहला वॉल्यूम ऑफ SCC कैलकुलेट करूं तो यू नो वेरी वेल कि A इज इक्वल टू कितना होता है भाई? SCC के लिए 2R। अगर रिलेशन याद है तो सब चीजें याद है। और वॉल्यूम कितना होगा? A क्यूब। तो क्या मैं इसको 2R का क्यूब लिख सकता हूं क्या? तो 2R का क्यूब दैट मीन्स क्या मेरे पास में ये 8R क्यूब डेवलप होगा क्या? ठीक है, आइए बात समझ में। तो वॉल्यूम ऑफ SCC जो क्रिस्टल है उसके लिए जो वॉल्यूम की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 8R क्यूब। दूसरा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास में BCC का क्रिस्टल है तो यू नो वेरी वेल कि हमारे पास में BCC में √3a इज इक्वल टू 4R होता है। क्लियर है? √3a इज इक्वल टू 4R होता है। अब यहां पर अगर मैं ये ए क्यूब डाल देता हूं तो क्या मैं यहां से ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूंगा और ए की वैल्यू मेरे पास में क्या होगी? 4R/√3 का क्यूब। ये लीजिए, डन बेटा। क्या होगी? 4R/√3 का क्यूब। और ये 4R/√3 के क्यूब को मैं लिखूं तो 64R क्यूब अपॉन, क्या मैं इसको 3√3 लिख सकता हूं क्या? ये लीजिए 3√3। तो देखिए मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट किया SCC का, वो किसके इक्वल आया? 8R क्यूब के इक्वल। मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट किया BCC का, वो किसके इक्वल आया? 64R क्यूब अपॉन 3√3। क्लियर है? आइए इसी के ऊपर हम तीसरा भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये लीजिए तीसरा, वॉल्यूम ऑफ FCC। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? वॉल्यूम ऑफ FCC। और आप जानते हो कि √2a इज इक्वल टू 4R होता है। क्लियर है? तो क्या मैं यहां से a की वैल्यू लिख सकता हूं क्या? 2√2R। डन। यहां से मैं a की वैल्यू
2√2r लिख सकता हूं। यू नो वेरी वेल वॉल्यूम तो एक क्यूब ही होता है, तो क्या मेरे पास में यहाँ पर 2√2 क्यूब r का क्यूब हो जाएगा क्या? और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो बड़ा ध्यान से देखिए, ये 16√2 और r क्यूब। बोलो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं क्या? आपसे वो किसी का भी एक का वॉल्यूम कैलकुलेट करा लेगा। क्लियर? अगर ये आपको इस तरीके से क्यूब दिया है और वो कहता है कि क्रिस्टल एससीसी मैनर में क्रिस्टलाइज्ड होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? अगर कोई क्रिस्टल बीसीसी मैनर में क्रिस्टलाइज्ड होता है तो उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा? अगर कोई क्रिस्टल एफसीसी मैनर में क्रिस्टलाइज्ड हो रहा है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? मैं कंप्लीट क्रिस्टल की बात कर रहा हूं। नोटिस कीजिएगा, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को डेवलप करेंगे। अब ऐसा भी कभी कभी देखा जाता है कि वो इनके अंदर रेशो पूछना स्टार्ट कर देता है, लाइक जेई एंड जेई एडवांस। अगर ऐसे क्वेश्चनों को देखो तो वो हमेशा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस के जर्नली क्या करेगा, रेशो निकलवाएगा। अब वो रेशो कैसे, आइए मैंने अगला क्वेश्चन यही बना लिया, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एससीसी एंड वॉल्यूम ऑफ बीसीसी। तो लुक बेटा, अभी आप पिछले क्वेश्चंस में निकाल के लाए कि एससीसी का वॉल्यूम कितना होता है 8r क्यूब और बीसीसी का वॉल्यूम कितना है 64r क्यूब अपॉन 3√3। तो क्या मैं अब यहां पर आऊं, लुक अगर मैं यहां पर आऊं तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या 8r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3√3। डन बेटा, 8r क्यूब 3√3 अपॉन 64r क्यूब। लुक, तो क्या मैं अब इसको r क्यूब से r क्यूब को काट दूं, ये 8 से 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा। डन बेटा, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या यहां पर 3√3/8 से यस या नो? क्लियर? और क्या मैं अब इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूं तो 3 into 1.732 डिवाइडेड बाई 8 इस तरीके भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। क्लियर है? और अगर मैं इसको पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेता हूं, क्लियर है, तो ये वैल्यू मेरे पास में 0.64 आती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ एससीसी जो है, क्लियर है, वो 0.64 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ बीसीसी के इक्वल है। ये लीजिए, इस टाइप का भी एक ऑब्जेक्टिव जनरेट होगा। क्लियर है? बोलिए, ये चीज आपके अच्छे से क्लियर है क्या? डन। आइए दूसरे केस पर चलते हैं। सेम मैंने इसी चीज को इस तरीके से आप लोगों के सामने रखा है कि एफसीसी। हाँ बोलिए सर, ये जो आपने रेशियो निकाले, जो इनके बीच में रिलेशन निकाली वॉल्यूम ऑफ एससीसी और बीसीसी के बीच में, ये हमेशा सेम ही रहेगी हर क्वेश्चन के लिए? नहीं बेटा, खाली अगर आपको वॉल्यूम एससीसी और वॉल्यूम बीसीसी देता है तो ही। आपसे वो एटम का वॉल्यूम नहीं पूछ रहा, पूरी यूनिट सेल का। अभी हम एटम पे भी आएंगे और उसको भी कैलकुलेट करेंगे। सर, यूनिट सेल के लिए तो सेम ही रहेगी ना? हाँ, यूनिट कौन सी यूनिट की बात कर रहे हो आप, मुझे ये बताओ पहले, कौन सी यूनिट की बात कर रहे हो? हम सिंपल यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं और किसी भी क्यूब के लिए वॉल्यूम ए क्यूब होगा, चाहे वो एससीसी हो, चाहे बीसीसी हो, चाहे एफसीसी हो। तो आप कौन सी यूनिट, यहां पर यूनिट कौन सी निकाल रहे हो, ये बताओ। डन बेटा, ठीक है, ये क्लियर हुआ? अच्छे से रिलेशन समझ आया? हाँ या ना? यस सर। चलिए, मैं अब आगे बात करता हूं वॉल्यूम ऑफ एससीसी और वॉल्यूम ऑफ एफसीसी में क्या रिलेशन है। नो डाउट, अब आप अगर देखें तो एससीसी का जैसे मैंने लिखा है ऊपर 8r क्यूब और एफसीसी का अभी आप नीचे निकाल के लाए, ये 16√2r क्यूब। क्लियर है क्या? तो क्या मैं यहां पर इस चीज को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं? देखिए, 16√2r क्यूब। क्लियर है? क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 16√2r क्यूब। और जैसे ही मैं 16√2r क्यूब करता हूं तो क्या मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं ट्वाइस टाइम? डन बेटा, तो मेरे पास में क्या वैल्यू आएगी? देखिए 1/2√2
यही वैल्यू आएगी। क्लियर है? और क्या मैं इसको अब कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, 1/2 इंटू 1.414, यही वैल्यू होती है 2 इंटू 1.414। अब देखिए अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करा दूं तो 1/2 पॉइंट कितनी हो जाएगी बेटा, 2 पॉइंट, बोलिए तकरीबन 8 to 8 8, तो मैं 8 to 8 2 लिख दूं चलेगा। और 1.82 को अगर आप डिवाइड करते हो तो बेटा 0.35 आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ जो वॉल्यूम एससीसी है, क्लियर है, जो वॉल्यूम एससीसी है वो 0.35 टाइम्स, क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ एफसीसी के इक्वल है। बोलो ये यहां तक क्लियर हुआ? बात समझ में आई क्या? तो कुल मिलाकर Yes, sir. अब आप चेक करो, धीरे धीरे वॉल्यूम कम होता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए जो मेरे पास में एससीसी है वो सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी के बॉडी सेंटर पर एक है, और एफसीसी के अंदर हर एक फेस के सेंटर पर भी एक एटम है। क्लियर है? अगर ये एटम है तो इनकी पैकिंग इफिशियंसी पर क्या इफेक्ट आएगा, वही हमारा अगला टॉपिक है। उस टॉपिक पर पहुंचने के लिए हमने ये सारी चीजें पहले से तैयार करके रख रहे हैं कि अगर वॉल्यूम से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस मिले, उनके रेशो से कोई क्वेश्चंस मिले, और उनको वो पैकिंग इफिशियंसी से हमें अगर कंपेयर करवाए तो वो कंपैरिजन हमें अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है? आइए अब तीसरा कि मैंने ये कहा कि वॉल्यूम ऑफ एफसीसी और वॉल्यूम ऑफ बीसीसी का क्या रिलेशन होगा, सबसे ज्यादा मेरी नजर में ये इंपॉर्टेंट होता है। अधिकतर बार यही पूछा गया है। रीजन, पहले बच्चे को वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों का और फिर निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहां पर डाल देता हूं 16√2r3 किसका, एफसीसी का, और देखिए बीसीसी का कितना है, ये रहा 3√3 64r3। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 3√3 अपॉन क्या लिखूंगा, 64r3। बोलिए क्लियर है बेटा? तो बड़ा ध्यान से देखिए, इस r3 से मैं इस r3 को काट देता हूं, ठीक है ना, इसको 4 टाइम्स लिख देता हूं। तो अब मेरे पास में जो वैल्यू आई है, क्लियर है, जैसे ही मैंने 4 टाइम्स कर दिया, ठीक है, अब जो मेरे पास में वैल्यू आई है वो कितनी आ गई बेटा, 3√3 अपॉन, और इस 4 को भी अगर मैं 2 इंटू 2 कर दूं तो एक से एक काट करके रूट में डाल सकता हूं। तो क्या मैं अगर इसको अब डायरेक्ट लिख दूं 3√3 अपॉन 2√2, तो क्या आपको अच्छे से क्लियर है क्या? बोलिए बेटा। तो अब मैं इसी चीज को यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, या तो इस वैल्यू को आप पूरा कैलकुलेट कीजिए, और कैलकुलेट नहीं करके दे एग्जाम में तो आपको ये पता होना चाहिए। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या, वॉल्यूम ऑफ एफसीसी विल इक्वल टू, क्लियर है बेटा, कितना हो जाएगा, 3√3 अपॉन 2√2। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ बीसीसी। बोलो ये चीज क्लियर हुई क्या? ये लीजिए, बोलिए ये चीज आपको अच्छे से समझ आई क्या? क्या मैंने तीनों के वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करके सिखाए हैं रेशो के साथ? बोलिए यहां तक एक एक चीज आप लोगों की क्लियर है क्या? ठीक है, अब सुनो, यहां तक बिल्कुल सारी चीजें क्लियर है। अब सुनो इस बात को अच्छे से, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, देखते हैं। देखिए अगली चीज मैं आपको कह रहा हूं, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एटम इन एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी यूनिट सेल। क्वेश्चन क्या कह दिया मैंने, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एटम। ये क्या था, ये क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी यूनिट सेल। समझना, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी यूनिट सेल। डायरेक्ट यूनिट सेल का वॉल्यूम निकलवाया था। अब मैं क्या क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एटम इन एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी यूनिट सेल। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक एचसीसी यूनिट सेल में इफेक्टिव एटम कितने होते हैं। क्लियर है बेटा? एक एफसीसी यूनिट सेल में इफेक्टिव एटम कितने होते हैं और एक बीसीसी में इफेक्टिव एटम कितने होते हैं।
क्लियर है? तो पहली चीज मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूं, देखिए मैं यहां पर दो चीज आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लियर है? कभी भी एक तो आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चनों में नंबर ऑफ यूनिट सेल। लुक, नंबर ऑफ यूनिट सेल कि अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल अगर निकालनी हो तो याद रखना वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। क्लियर है? वो कोई भी एलिमेंट दे देगा और पूछ लेगा बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल है, तो याद रखना आप लोगों को पहले वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, आ रही है बात समझ में, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे बेटा? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल से। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ये लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगी बेटा? टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है? बोलो बात समझ में आ गई कि भाई कितनी यूनिट सेल है, तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का वॉल्यूम क्या है, और दूसरी चीज वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ये रहा। अभी आप सारी यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल के लाएं, और यहां पर वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट अब मैं आपसे निकलवा रहा हूं, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल आप पता लगा सकते हैं किसी भी क्रिस्टल की। क्लियर? देखिए अब मैं इसी चीज को आपको थोड़ा सा ये चीज समझा रहा हूं, क्वेश्चंस को देखिएगा। मैंने क्या कहा आप लोगों से? ये कहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एटम इन एचसीसी एंड बीसीसी। लुक, आप लोगों को पता है कि मैंने इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल, इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल के लिए आपको एक ट्रिक सिखाई थी, NC/8 प्लस NF/6 प्लस NI/1। क्लियर है? C बताता है कॉर्नर को, F बताता है फेस को, I बताता है किसको बेटा? सेंटर को। क्लियर है? तो अगर मैं यहां पर सबसे पहले SCC की बात कर लेता हूं, तो देखिए क्या होगा, कॉर्नर पर 8 एलिमेंट होते हैं। क्लियर? और डिवाइडेड बाय 8। क्लियर है बेटा? तो कैंसिल आउट होकर के इफेक्टिव एटम एससीसी में कितने होंगे? 1। इसी तरीके से अगर मैं बीसीसी की बात करता हूं तो 8 एटम कॉर्नर पर और साथ साथ में एक एटम क्या सेंटर में भी होगा, तो टोटल एटम क्या मेरे पास में 2 आ जाएंगे क्या? बोलो। इसी तरीके से अगर मैं एफसीसी की बात करता हूं तो 8 डिवाइडेड बाय 8 तो कॉर्नर में, एज वेल एज 6 एटम कहां होंगे बेटा? 6 एटम, बोलिए 6 एटम कहां होंगे? फेस के सेंटर पर होंगे, तो 6/2। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? कंट्रीब्यूशन एक फेस के एटम का कितना होता है? 2 ही तो होता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2। क्लियर है? तो यहां पर देखिए 3 और ये 1, तो टोटल एटम कितने हो गए बेटा? इफेक्टिव एटम 4 हो गए। बोलो यहां तक बात समझ में आई? अब इस क्वेश्चन को ढंग से समझना। मैंने क्या कहा? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एटम इन एचसीसी, बीसीसी एंड एफसीसी यूनिट सेल। डन बेटा? अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो मैं अब इस क्वेश्चन को ऊपर लेते हुए आगे बढ़ रहा हूं, और देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो मैंने कहा है कि साहब मैं ऐसा कर सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ एटम, अगर मुझे किसी वॉल्यूम का एटम निकालना है। क्लियर है? कहां पर बेटा? इनसाइड यूनिट सेल। किसमें निकालना है? यूनिट सेल। तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? नंबर ऑफ एटम, बड़ा ध्यान से देखना, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल में कितने एटम है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। आ रही बात समझ में? मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ये लीजिए। और लोग आपने ये कहा है कि साहब मेरे पास में जैसे ही ये एक इस तरीके का क्यूब जनरेट हुआ। क्लियर बेटा? ये मेरे पास में एक क्यूब है। क्लियर है? तो ये जो क्यूब का एटम है ये स्पेरिकल शेप में होगा। डन? और जो इसका वॉल्यूम होगा क्या वो 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होगा क्या? पहले ये चीज बोलो, यस या नो। तो क्या मैं
यहां लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ एटम विल इक्वल टू, देखो ये नंबर ऑफ पर एटम पर यूनिट सेल, क्या ये इफेक्टिव एटम है, और इफेक्टिव एटम को मैं जेड से रिप्रेजेंट करता हूं, और एक एटम का वॉल्यूम क्या मैं 4/3 पाई आर क्यूब इस तरीके से लिख करके मैं वॉल्यूम ऑफ एटम को कैलकुलेट कर सकता हूं क्या सिद्धार्थ और उदित? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? सर हाँ, आपने ऊपर फॉर्मूले में नंबर ऑफ यूनिट सेल की जगह आपको नंबर ऑफ एटम लिखना था, आपने गलती से नंबर ऑफ यूनिट सेल लिख दिया। कहां पर? जो आपने सबसे पहले ऊपर फॉर्मूला लिखवाया था ना, सबसे ऊपर आओ, क्या लिखा है मैंने? नंबर ऑफ यूनिट सेल लिखा आपने सर, उसके बाद नंबर ऑफ एटम आएगा ना। नंबर ऑफ यूनिट सेल होगी वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, इससे आप टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल ही निकाल पाओगे। इसका यूज कहां आएगा वो मैं भी आपको बता दूंगा। क्लियर है? अभी यहां पर पहले ये चीज बताओ कि अब आपको आराम से किसी भी एटम का किसी भी यूनिट सेल के अंदर वॉल्यूम कैलकुलेट आप लोग कर सकते हो। ये लीजिए मेरे पास में ये पूरा क्वेश्चन मैं इस तरीके से, ये लीजिए पहले एक स्लाइड को ऐसे रख लेता हूं और अब मैं दूसरी स्लाइड बनाना स्टार्ट करता हूं जो इसी का ही सॉल्यूशन पार्ट है। तो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एटम इन एचसीसी, बीसीसी एंड एफसीसी यूनिट सेल। क्लियर है क्या? ये लीजिए क्या होगा। तो आइए अब हम सबसे पहले इसी चीज को देख लेते हैं। मैंने क्या कहा? पहला नंबर 1 एचसीसी, और एचसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। क्लियर है? तो मैं क्या वॉल्यूम ऑफ एटम कैलकुलेट कर लूं इसके लिए? तो कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब ही होगा क्या? बोलिए। डन। मैं इसको नंबर 1 मान देता हूं। तो किसी भी एचसीसी यूनिट सेल में जो एटम होते हैं, टोटल इफेक्टिव एटम, उनका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होगा। नंबर 2, अगर मैं बात करूं बीसीसी, तो बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो मैं ये कहूं कि वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा? तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। डन बेटा। पाई आर क्यूब, दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूं? 8/3 पाई आर क्यूब। ये लीजिए 8/3 पाई आर क्यूब, ये नंबर 2। तो बीसीसी के अंदर जो मैनर में क्रिस्टल एग्जिस्ट है उसके एटम्स का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है? 8/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होगा। इसी तरीके से थर्ड, अगर मैं एफसीसी की बात करता हूं तो जेड की वैल्यू 4 होती है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम जो होगा मेरे पास में, वो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा? देखिए एटम मेरे पास में 4 है, मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं 16/3 पाई आर क्यूब। ये लीजिए नंबर 3। क्लियर हुआ? इसी तरीके से अगर 4th पर मुझे वो कह दे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मैंने आपको दे दी एचसीपी, याद कीजिए मैं एचसीपी आपको पूरी एक्सप्लेन करके आया था, और एचसीपी के लिए जेड की वैल्यू 6 होती है। याद आया? क्लियर है क्या? एचसीपी के लिए जेड की वैल्यू 6 होती है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम इन एचसीपी क्या मैं लिख सकता हूं? 6 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो 6 से इसको काट दूं मैं ट्वाइस टाइम, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या? 8 पाई आर क्यूब। ये लीजिए नंबर 4। बोलो, यहां तक क्लियर है क्या? बोलिए, यहां तक आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर हुई क्या? ये क्रिस्टल के अंदर वॉल्यूम ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्लियर? और मैंने यहां पीछे क्लास में आपको कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एचसीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। अब एचसीसी, बीसीसी के अंदर जो एटम एग्जिस्ट करते हैं उनका वॉल्यूम क्या है? तो उनका वॉल्यूम ये लीजिए। ये आप बिल्कुल अच्छी तरीके से अब समझ पा गए होंगे। क्लियर है? तो मैंने ये कहा कि वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। इधर देखिए, अब जो आप मुझसे पूछ रहे थे ये फॉर्मूला क्यों लिखा, तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट अब आप किसके लिए निकाल रहे हैं? क्लियर है? और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट जिसके लिए निकाल रहे हैं और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल को डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लियर? आइए
अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्लियर है मैंने आपको क्या कहा? बड़ा ध्यान से समझिएगा मैं आपको क्या कह रहा हूं। क्लियर? बड़ा ध्यान से अब आप समझते जाइएगा कि मैं आपको क्या कह रहा हूं। देखिए क्लियर है? लुक, अब हम आगे क्वेश्चंस पर बात करते हैं और देखते हैं कि अब ये क्वेश्चंस और आगे किस तरीके से मैं और अच्छे से आपको एक दो क्वेश्चन वैरायटी वाले बताता हूं। और मैं आपको जो डिस्कस करके आया था कि ये पेरीफेरी सिस्टम क्या होता है और पेरीफेरी सिस्टम के ऊपर अगर कोई क्वेश्चंस डेवलप होते हैं तो वो क्वेश्चन किस तरीके से डेवलप होंगे। लुक और समझिएगा, अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं किसी भी पेरीफेरी सिस्टम के ऊपर किस तरीके से कोई क्वेश्चंस बनाया जा सकता है और वो आपको एज लेंथ, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल और ये सारी चीजें आपसे अगर वो कैलकुलेट करवाए बिगर क्वेश्चन में कोई हिंट दिए हुए तो वो कैसे करवा सकता है। ये लीजिए क्वेश्चन, मैंने कहा क्रिस्टल क्रिस्टलाइज इन एफसीसी मैनर। अगर कोई क्रिस्टल किसमें क्रिस्टलाइज हो रहा है? एफसीसी मैनर में क्रिस्टलाइज हो रहा है। क्या कहा मैंने? क्रिस्टल क्रिस्टलाइज इन एफसीसी मैनर। अगर कोई क्रिस्टल एफसीसी मैनर में क्रिस्टलाइज्ड हो रहा है तो आपको ध्यान है कि ये इस तरीके से जो एटम है इसके बीच में ये एटम है और इसके बीच में ये जो गैप था, डन बेटा, ये देखिए ये मैंने दिखाया। इस गैप को हम कहते हैं पेरीफेरी डिस्टेंस। क्या कहते हैं? पेरीफेरी डिस्टेंस कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो गैप था ये गैप पेरीफेरी डिस्टेंस कहलाता है। बस आपको उसने ये कह दिया कि क्रिस्टल क्रिस्टलाइज इन एफसीसी मैनर और क्या कह रहा है वो कि जो ये पेरीफेरी डिस्टेंस है वो है 40 पिकोमीटर। कितने दे दिया आपको? 40 पिकोमीटर। देन फाइंड आउट या कैलकुलेट एज लेंथ, रेडियस, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल। क्या इसमें आपको कुछ दिया है क्या? कुछ सब कुछ लिया। तो अगर ये पीछे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हैं, अगर ये पीछे की जितनी भी चीजें मैंने अभी क्लास में आपसे डिस्कस की हैं, अगर वो आपको अच्छे से क्लियर हैं तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो फेस डायगोनल होता है वो √2a होता है। आप जानते हैं कि जो बॉडी डायगोनल होता है वो √3a होता है। क्लियर है? और ये क्रिस्टल आपके पास में जो जर्नली है वो कैसा है बेटा? कैसा है? एफसीसी। और एफसीसी के अंदर देखिए जो पार्टिकल्स होंगे वो अंडरस्टूड है कॉर्नर के साथ साथ फेस पर भी एग्जिस्ट करेंगे। बड़ा ध्यान से समझना, मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा रहा हूं। पार्टिकल कहां कहां एग्जिस्ट करेंगे? पार्टिकल फेस के साथ साथ बॉडी मतलब कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे भी एग्जिस्ट करेंगे। और क्या मैं ये कह दूं कि इसके अंदर यहां पर लुक ये क्या होगा? ओहो, ये तो फेस डायगोनल है और ये क्या है? बॉडी डायगोनल है। डन? बात समझ में आ रही? क्रिस्टल अभी भी किस में है? एफसीसी मैनर में है। लुक, तो क्या मैंने इसको एफसीसी मैनर में अरेंज किया और मेरे को ये पता है कि फेस डायगोनल की वैल्यू √2a होती है और बॉडी डायगोनल की वैल्यू √3a होती है। लुक, अब मैं ये कहूं, बड़ा ध्यान से देखिएगा इसका सॉल्यूशन पार्ट। अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं। क्लियर है? मैंने ये कहा कि जो मेरे पास में ये एटम है और ये एटम है, कौन सा? ये वाला और ये वाला। क्लियर है? इसका ये सेंटर और ये सेंटर। डन बेटा? और इसकी जो बीच की जगह है ये खाली, इसको ही तो आप पेरीफेरी सिस्टम कह रहे हो। तो अगर मैं ये कहूं कि ये पूरी की पूरी एज लेंथ a है तो क्या मैं इसको r मान लूं? और क्या मैं इसको r मान लूं? और ये मेरे पास में है 40 पिकोमीटर और क्या ये पूरा a के बराबर है? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या r प्लस 40 पिकोमीटर विल इक्वल टू a? पहले बोलो, हो जाएगा क्या? तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या a इज इक्वल टू 2r प्लस 40 विल इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1? बोलो, मैं लिख सकता हूं? यस सर, यस सर। तो लुक, अब क्या मैं इसको कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन?
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्रिस्टल crystallize in FCC manner। क्रिस्टल किसमें क्रिस्टलाइज हो रहा है? FCC मैनर में। तो मैं जानता हूं कि √2a इज इक्वल टू 4r बराबर 2d। क्या ये रिलेशन होता है क्या? बोलो। तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं क्या √2a इज इक्वल टू 2 इंटू 2r लिख सकता हूं? हाँ सर। बोलिए। तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं क्या 2r इज इक्वल टू √2a डिवाइडेड बाई 2? यस सर। और क्या मैं इसको ये भी कह सकता हूं क्या कि ये तो a बाई √2 बन गया? हाँ सर। तो क्या मेरे पास में 2r की वैल्यू a बाई √2 आ गई क्या? आओ पीछे, ये रहा मेरे पास में a इज इक्वल टू 2r प्लस 40। तो क्या मैं इक्वेशन नंबर जो 1 थी a इज इक्वल टू 2r प्लस 40, ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1 थी क्या? इस इक्वेशन नंबर 1 में मैं 2r की वैल्यू को पुटअप कर दूं तो a इज इक्वल टू मेरे पास में कितना आ जाएगा? a बाई √2 प्लस 40। बोलो यस या नो? यस सर। क्लियर? अब मैं इसको और आगे सॉल्व करूं तो a माइनस a बाई √2 विल इक्वल टू 40। अरे लिख सकता हूं क्या? हाँ सर। और अगर मैं इसमें से कॉमन निकाल लूं तो ये 1 बाई √2 विल इक्वल टू 40। देखो बिल्कुल बच्चों की तरह एक एक चीज मैं आपको मैथमेटिकल पोर्शन करा रहा हूं। तो क्या मैं अब इसको a 1 माइनस, अब आराम से 1 बाई √2 को अगर मैं डिवाइड करता हूं, 1 बाई √2 को मैं डिवाइड करता हूं तो 1 अपॉन 1.141 इसको मैं डिवाइड करता हूं तो वैल्यू क्या 0.7 के आसपास आती है क्या? 0.07 विल इक्वल टू 40। ये लीजिए। क्लियर है क्या? बोलिए। तो क्या अब मेरे पास में यहां पर 0.30 मिल गया? तो क्या मैं यहां से ऐसा कह सकता हूं क्या a इक्वल टू बड़ा ध्यान से समझना, 40 क्या लिख अपॉन सकता हूं बेटा? 40 अपॉन 0.30। बोलो लिख सकता हूं? यस सर। तो क्या मेरे पास में यहां पर अब इसको सॉल्व करने पर जो a होगा एज लेंथ, उसकी वैल्यू क्या मेरे पास में 1.33.23 मिल जाएगी क्या? ये लीजिए। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या मैंने एज लेंथ सॉल्व कर ली? बोलो। यस सर। बोलो। क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या मैंने एज लेंथ को सॉल्व कर लिया? यस सर। एज लेंथ को सॉल्व कर लिया तो क्या मैं यहां से r कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? और r इज इक्वल टू क्या होगा? बोलिए। √2a बाई 4, यही तो है। यस सर। तो क्या मैं यहां पर r इज इक्वल टू लिख सकता हूं क्या? 2√2। बोलो फटाफट क्या लिखूंगा जल्दी? a अपॉन 2√2 a अपॉन 2√2 ए अपॉन इज इक्वल टू a बाई 2√2। आ गई बात समझ में? r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a बाई 2√2। तो a की वैल्यू तो मेरे पास में बेटा ये रही, कितनी? 133.23 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.414। ये लीजिए। अगर मैं इसको डाल दूं तो आप आराम से अब कैलकुलेट कीजिएगा कि जो r की वैल्यू आएगी वो 47 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगी। तो मैं 48 के आसपास आती है तो 47.93 मैं इस पूरे को लिख देता हूं। तो देखिए आपको दो चीज फाइंड आउट हो गई, एक एज लेंथ हो गया, एक रेडियस आपने कैलकुलेट कर ली। डन बेटा? आइए अब मैं आगे ये कहूं कि सर तीसरा पॉइंट कि बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल क्या होगा। तो देखिए ये तीसरा फेस डायगोनल। फेस डायगोनल और फेस डायगोनल क्या होता है बेटा?
√2a। डन बेटा, क्या होता है √2a। तो देखिए √2 इंटू और a की वैल्यू 133.23 आपने कैलकुलेट की है, सही या नो? a की वैल्यू कितनी थी 23। डन बेटा। तो देखिए 1.33.23 अगर आप डाल दोगे तो क्या आपको यहाँ पर बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं बॉडी डायगोनल, अगर बॉडी डायगोनल की वैल्यू की बात करता हूं तो √3a इंटू 133.3, क्या इसको सॉल्व करके आप इसकी वैल्यू को यहां लिख सकते हैं? बोलिए। यस सर। और चौथा पॉइंट मैंने अभी आपको कहा, अरे भाई √2a इज इक्वल टू 4r विल इक्वल टू कितना होता है 2d होता है। तो क्या मैं यहां से d भी कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? Yes, तो ध्यान sir. से देखिए √2a इज इक्वल टू 2d, हाँ या ना? D equals to a upon 2 √2. d इज इक्वल टू a बाई √2 लिख लूं तो लुक, और मेरे पास अब d a की वैल्यू 1.33.23 और क्या √2। अब आप इसको सॉल्व करके यहां पर भी d का आंसर दे सकते हैं क्या? तो ये जो क्वेश्चन था मेरा, बोलो अच्छे से क्लियर हुआ? जब आपको कोई डाटा नहीं दिया था तो पेरीफेरी सिस्टम से मैंने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया, बोलिए यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. sir. एनी डाउट? नो सर। ओके बेटा, अब आज की क्लास को मैं यहीं स्टॉप करता हूं। आप लोग इतनी चीज को बड़े अच्छे से देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टेड क्लास आज की रही। क्या आपको सारी चीजें समझ में आई? पीछे का जैसे जैसे रिवाइज करते जाओगे वैसे वैसे ये सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। बात समझ आ रही है क्या बेटा? क्लियर? पीछे का आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर पीछे का रिवाइज नहीं करोगे तो ये कोई चीज आपको कभी भी क्लियर नहीं होगी। एंड थैंक यू सो मच। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। हम इसी जगह इसी प्लेटफॉर्म पर कल एक अच्छी शुरुआत के साथ में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर।